सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग चालू करने वाले एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का उसका फर्स्ट मॉड्यूल आज हम लोग चालू करेंगे, जो कि है ह्यूमन राइट्स प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल। क्या कि ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कैसे उनका वायलेशन किया जाता है अलग अलग जगहों पे, एंड किस तरीके से उसका हम रिड्रेसल कर सकते हैं, उनके वायलेशन को रोक सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। जो भी जिन लोगों का भी राइट्स छीना जाता है उन्हें किस तरीके से उनका राइट वापस दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर आपको बताई गई है। तो आज से इस मॉड्यूल को हम चालू करेंगे, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 लेने वाले, जो कि इंट्रोडक्शन रहेगा आज के लेक्चर के अंदर। जो चैप्टर की बेसिक चीज़ें रहेगी वो आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले अपना सिलेबस जान लेते हैं कि आखिर आपको क्या क्या सिलेबस मतलब आपके फाउंडेशन कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो टोटल अगर आप देखोगे आपके सिलेबस के अंदर 5 मॉड्यूल्स है वैसे तो, बट आपको सिर्फ 4 ही मॉड्यूल पढ़ना है, क्योंकि ये जो 5वां मॉड्यूल है वो प्रोजेक्ट वर्क टॉपिक से रिलेटेड है, असाइनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका कॉलेज आपको देगा ही। तो ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, तो ये पढ़ा आपके पेपर में नहीं आने वाला है। ओके, तो आपको देखोगे तो खाली 4 ही मॉड्यूल्स पढ़ने हैं यहाँ पर। तो ये जो 4 मॉड्यूल्स है, सबसे पहला मॉड्यूल तो अपना ये है ह्यूमन राइट्स प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, जिसको आज से चालू करेंगे हम लोग। एंड जो सेकंड मॉड्यूल रहेगा वो होगा डीलिंग विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती रहती है, पॉल्यूशन होता है, तो वो उस तरीके से उन चीज़ों को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा अपना मॉड्यूल 3, जो कि होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 के बारे में। एंड फोर्थ मॉड्यूल होगा सॉफ्ट स्किल फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये टोटल 4 मॉड्यूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज अपना फर्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर। तो देखो अपना जो ये फर्स्ट मॉड्यूल है ह्यूमन राइट्स प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, आखिर ये है क्या। तो देखो ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है एक ऐसा राइट जो कि इंसानों को मिलता है, ठीक है। अगर मान लो आप एक इंसान बन के पैदा हुए हो तो आपके पास ये राइट होगा, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप छोटी जात के, आप कोई भी हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो। इफ़ यू आर अ ह्यूमन तो देन आपको ये राइट मिलेगा, ठीक है। तो ये वो राइट होते हैं, जैसे आपके पास ह्यूमन राइट्स के अंदर गिन ले, जैसे फ्रीडम के आपके पास राइट होता है कि आपको कोई स्लेव बना कर नहीं रख सकता, नौकर रहता ना, गुलाम बना कर नहीं रख सकता, जैसे पहले के टाइम पे होता था। आपको कहीं पे ऐसे घूमने फिरने की आज़ादी रहेगी, आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके घर वाले तक आपको नहीं रोक सकते कि हम लोग तेरे को घर में ताला मार के रख देंगे, ठीक है। मान लो जैसे आपके घर वाले आपको घर में ताला मार के रख देते हैं, तो आप चाहो तो उनके ऊपर केस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो राइट्स होते हैं जो कि इंसानों को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं काफ़ी सारे जगहों पे उनका वायलेशन भी होता है। जैसे आप गाँव के इलाके में जाओगे तो जो छोटी जात वाले लोग होते हैं उनको उनके काफ़ी सारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे एक इंसान के पास राइट है, भाई हमको पढ़ने लिखने का हक है, हमको मंदिरों में भी जाने का, मतलब जहाँ पर हम घूमने फिरने का भी हक रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो छोटे मोटे जो छोटे बहुत ज़्यादा छोटे जात के लोग होते हैं गाँव में, तो वहाँ पर उन्हें स्कूल में जाने से कई, मतलब अब तो बहुत कम हो चुका है, बट कुछ हो सकते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस रहेंगे, बट कुछ ऐसे 1-2 गाँव रहते हैं जहाँ पर अभी भी ये माना जाएगा कि मतलब जो छोटी जात वाले रहते हैं उनको स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे देखोगे तो उनके राइट्स को छीना जा रहा है, उनके जो ह्यूमन राइट्स थे। तो ऐसे ही कितने सारे राइट्स होते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी बार होता है, लोग भेदभाव करते हैं। और एक ह्यूमन राइट ये भी है कि आपको इक्वली मतलब ट्रीट करना चाहिए हर एक आदमी को, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा तो ये भी आपका वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे वायलेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप समझोगे कि कौन से वायलेशंस होते हैं, किस तरीके से उसका हम रिड्रेसल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उन वायलेशन को हम हटा सकते हैं। अगर आपके साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, उसका रिड्रेसल कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई गई है, ठीक है। तो देखो चैप्टर की जो शुरुआत है वो गांधी जी के एक कोटेशन से की गई है, कि गांधी जी ने मतलब एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, मतलब ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ अपनी बात बताई थी, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीइंग विद ड्यूटीज़ ऑफ अ मैन। मतलब क्या, यहाँ पर देखो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारी ड्यूटीज़ है, कोई भी ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी मतलब आपकी जो भी रहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई आदमी है जिसके ऊपर कोई भी ड्यूटी है, उसे कुछ काम करना रहता है, कोई भी उसका धर्म होता है कि मुझे वो करना पड़ेगा, वो मेरी ड्यूटी है, तो उसके साथ में ही एंड राइट विल फॉलो एज स्प्रिंग फॉलो विंटर। मतलब क्या कि कोई भी आदमी है अगर उसके पास ड्यूटीज़ है तो वैसे ही उसके पास राइट्स भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग विंटर को फॉलो करता है वैसे ही ड्यूटी राइट्स को भी फॉलो करती है। यानी अगर आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उसके साथ ही साथ आपके पास कुछ हक भी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको खाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, आपको खाली ड्यूटीज़ मिली है, आपको कोई भी राइट्स नहीं मिला है। जैसे कि अगर मान ले कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आप कंपनी में काम करते हो, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप कंपनी के लिए काम करो, वो भी हॉनेस्ट मतलब हॉनेस्टी के साथ में, ठीक है।
अब आपकी ये ड्यूटी है, बट उसके साथ में आपके कुछ हक भी रहेंगे, कुछ राइट्स भी रहेंगे कि अब आप ये ड्यूटी को निभा रहे हो तो साथ में आपका ये हक बनता है कि आपको पैसे मिले, वो भी अच्छे खासे पैसे मिले उस काम के। तो ये आपके राइट्स बनते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी आदमी है जब वो कोई भी उसकी ड्यूटीज़ होती है तो उसके साथ में उसके कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग विंटर को फॉलो करता है, वही उन्होंने कहा है, ठीक है। तो देखो अब चैप्टर के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज के साथ में वायलेशन होता है, उनको किस तरीके से बचाया जाता है, उनका रिट्रेसल कैसे होता है, तो ऐसे अलग अलग बताया गया। आप अगर आप मतलब देखोगे चैप्टर के स्टार्टिंग के जो पेज है वो वहाँ पर देखो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया उसका फ़ोटो, आप अपने बुक में देख सकते हो अगर आपके पास बुक होगा तो देखो आज के लेक्चर के अंदर तो हम लोग यही देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स के अंदर हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो पॉइंट्स को पढ़ते हैं एंड देन समझते हैं क्या चीज़ लिखी है। देखो लिखा है कि ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियली द राइट्स ऑफ पीपल, दे आर द राइट्स that an individual can avail and enjoy by virtue of being born as a human being। मतलब क्या कि वो राइट्स होते हैं जो कि लोगों को मिलते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों को मिलते हैं जो कि एक इंसान की तरह पैदा होते हैं, यानी एक इंसान बनकर पैदा होते हैं। तो ये वो राइट्स होते हैं जो उन लोगों को ही मिलेंगे जो एक इंसान बनकर पैदा हुए, ठीक है। मतलब आप अगर एक इंसान हो तो आपको ये राइट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, इन लीगल टर्म ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, dignity of an individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenant and which are enforceable by court in India, ठीक है। यहाँ पर इतना यही लिखा है कि अगर लीगल टर्म में अगर आप देखोगे तो ह्यूमन राइट्स का मतलब इतना ही होता है कि वो राइट्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी होना, ठीक है, मतलब लाइफ और आज़ादी, फ्रीडम भी बोल सकते हो आप, इक्वालिटी एंड देखो डिग्निटी का मतलब क्या होता है। तो देखो डिग्निटी का मतलब होता है, ये डिग्निटी जैसे आप मान लो कोई छोटा मोटा गाँव है, वहाँ पर आपने देख लिया कि कोई आदमी है, जैसे आप मान लो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सब ठाकुर है, कोई पंडित है, सब बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके सामने कोई दलित आ गया, छोटी जात का आ गया, तो उसको बोला जा रहा है कि तू जो छोटी जात वाला है एक काम कर, तू नीचे बैठ के हम लोग से बात कर, तू हमारे साथ मत बैठ, ठीक है, तू छोटी जात वाला है। तो एक टाइप से देखो तो उसकी इज्जत नहीं की जा रही है वहाँ पर, ठीक है। तो उसे डिग्निटी बोला जाता है कि इज्जत एक टाइप से आप कह सकते हो। तो ये जो डिग्निटी होती है ये हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, हर एक के पास ये डिग्निटी मिलनी चाहिए, उसके पास उसे इज्जत देनी चाहिए, हर एक मतलब हर एक आदमी उसे इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों की गारंटी कौन देता है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ये ह्यूमन राइट्स के अंदर जो जो चीज़ें मिल रही है ये सारी चीज़ों की गारंटी कौन ले रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ले सकता है आपके देश का। जैसे हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर ये ह्यूमन राइट्स के इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है या फिर जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट जो भी रहते हैं, मतलब लॉज बनाए गए रहते हैं जो कि इन्फोर्सेबल होते हैं। इन्फोर्सेबल मतलब कि आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो अगर उन लॉज को तोड़ा जाता है और आपके ह्यूमन राइट्स को छीना जाता है, और आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की मदद से आपके जो ह्यूमन राइट्स है उनको आप ज़बरदस्ती भी चाहो तो इन्फोर्स करवा सकते हो कि भाई मेरे राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता, जो छीनेगा उसके ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है। तो ये उन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स का यही लीगल टर्म है। ओके, तो लीगल राइट्स में भी आप ह्यूमन राइट्स आपको समझ आ गया होगा क्या है। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर में भी आपको अभी आगे बताऊंगा यूडीएचआर क्या है एंड ये किस तरीके से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। तो देखो ये जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में आया था, ये डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स को कि ह्यूमन राइट्स एज राइट्स डिराइवेड फ्रॉम द इनहेरिटेड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है ह्यूमन राइट्स की कि ह्यूमन राइट्स जो रहते हैं वो राइट्स होते हैं जो कि आपके पैदा होने के साथ ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक इंसान बनकर पैदा हो गए तो आपको ये सारे राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने डिफाइन किया ह्यूमन राइट्स को। ओके, अब आगे क्या लिखा है कि द ह्यूमन राइट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक सोशल राइट्स, ठीक है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है और किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को बनाया गया था ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर, एज अ वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लॉ बना दिया गया था ह्यूमन राइट्स का। और उसके बाद इंडिया में कब आया, मतलब कह सकते हो कि उस टाइम पर जब बनाया गया था तो वो इन्फोर्सेबल नहीं था,
वो जो ह्यूमन राइट्स बनाया गया था, मतलब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स का, ये इन्फोर्सेबल नहीं था। तो हर एक देश जो था वो अपने इधर उन लॉज को अप्लाई करने के लिए ह्यूमन राइट्स को अपने देश के अंदर एक अलग अलग कमीशन बनाने लगा। तो हमारे देश में भी NHRC बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब 1993 के अंदर। तो वो भी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग करते देन। तो देखो थोड़ा बहुत स्टोरी टाइप में रहेगा तो आपको समझ आएगा। देखो आपको वर्ल्ड वॉर 1 पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, नहीं पता होगा तो मैंने यहाँ पर डेट लिखी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई 1914 में, और ये ख़त्म हुआ था 1918 में, ठीक है, 11 नवंबर को। एंड इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी तो आपको मे भी हल्का फुल्का पता होगा कि एक आदमी को मार दिया गया था, या राजा को मार दिया गया था गोली से, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की चालू हुई थी, मतलब शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था हमारा, इसके अंदर हुआ क्या था, तो देखो यहाँ पर लड़ाई झगड़ी हो रही थी, पूरे बहुत सारे देश मिलकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड लेवल पे वॉर चालू हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया था, ओके। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ क्या, देखो तो आपको ये तो पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया 1918 में। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उसके बाद एक नई, कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई, ठीक है। मतलब जो अमेरिका के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका जो था उसका जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा, जैसा भाई अपना UNO है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर पीस रखने का काम करता है। वैसे ही उन्होंने सोचा था, मतलब 1918 जब वॉर ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब अगला विश्व युद्ध ना हो, वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, इसके लिए काम करता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ जिसका नाम रखूँगा लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन की उन्होंने शुरुआत की 1920 के अंदर। ये लीग ऑफ नेशन जो था इसका काम बस इतना ही था कि, मतलब कह सकते हो मेन मोटिव बनाने का यही था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ही मतलब 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। बट लीग ऑफ नेशन के अंदर काफ़ी सारी कमियां थी, ठीक है। पहली बात तो कमी यही थी कि देखो इसके अंदर एक रूल था लीग ऑफ नेशन के अंदर कि अगर आप चाहते हो आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना, तो उसके लिए सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी प्रेसिडेंट रहेगा उसको अपने खुद के पार्लियामेंट के अंदर मतलब जाकर वहाँ पे सबसे सहमति लेनी होगी कि भाई मैं जा रहा हूँ लीग ऑफ नेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके अंदर जुड़ने के लिए, तो आप मेरे को सहमति दे दो, साइन करके दे दो, उसके बाद मेरे को वो लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको खुद की पार्लियामेंट ने उनको परमिशन नहीं दी थी, तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही बेकार था। जो खुद का फाउंडर था वही नहीं उसका पार्ट बन पाया लीग ऑफ नेशन का, जिसकी वजह से कुछ खास हुआ नहीं। एंड ये भी केस था कि जब जर्मनी जो था वो बाकी देशों के ऊपर आगे बढ़ते जा रहा था उसके ऊपर, और एग्रेसिव होते जा रहा था, कब्जा करते जा रहा था, तो उस टाइम पर भी ये जो लीग ऑफ नेशन था ये कुछ नहीं कर रहा था। इसका काम था पीस बनाना, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा था, मुंह देख रहा था खाली उस टाइम पर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया और लीग ऑफ नेशन जो था वो कह सकते हो बंद पड़ गया, ठीक है। मतलब किसी काम का ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। एंड अपना जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो चालू हो गया 1939 में, ठीक है। कह सकते हो कुछ सालों बाद, मतलब काफ़ी सालों बाद, 19 सालों बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर, अपना 19 साल बाद जो है अपना वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, ठीक है। और कब चालू हुआ था, तो 1 सितंबर को चालू हुआ था, एंड 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, ठीक है। और इस वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से ही कह सकते हो जो ब्रिटिश लोग थे वो भी क्योंकि इसी के पार्ट थे, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो जिसकी वजह से हम लोग आज़ाद भी काफ़ी आसानी से हो पाए थे इस वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद भी था। तो देखो अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ये और ज़्यादा एग्रेसिव था, काफ़ी बड़ा हुआ था, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे देश फिर से लग गए थे एक दूसरे को मारने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ 1945 में, तो फिर तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो ट्रीटी साइन हुई, सारे लोग शांत वांत हो गए, एंड एक नई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम UNO भी बोलते हैं या फिर UN भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका काम क्या था, पहली बात ये समझ लेते हैं। तो देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कह सकते हो लीग ऑफ नेशन जो है इसका अपडेटेड वर्जन था, ठीक है। मतलब ये लीग ऑफ नेशन जो थे उसको बंद कर दिया गया था, एंड जो अब नए जो प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, उन्होंने सोचा अभी काम करता हूँ मैं लीग ऑफ नेशन को एक नई तरीके से चालू करता हूँ, जिसका नाम रखूँगा मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसको मैं अलग तरीके से चलाऊँगा। और इसका मोटिव रहेगा, पहली बात तो थर्ड वर्ल्ड वॉर करने नहीं देना, नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी,
एंड दूसरा बात ये रहेगा कि हम दुनिया के अंदर पीस बना कर रखेंगे, शांति बना कर रखेंगे, इक्वालिटी बना कर रखेंगे, बच्चों के हेल्थ के लिए सोचेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचा उन्होंने, ठीक है। तो फिर जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो बनाया उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई। एंड आप कह सकते हो अभी तक सक्सेसफुली ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने, मतलब रोक दिया है कि अभी तक सक्सेसफुली वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हो गई, इसको बना दिया गया, तो उसके अंदर काफ़ी सारे, मतलब कह सकते हो, हिस्से बनाए गए थे। एक तो था हमारा महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका यही काम है कि पूरी दुनिया में शांति रखना है, ठीक है। कोई भी मान लो मिसाइल किसी पर हमला ना कर दे, ये सारी चीज़ें ना हो जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर आगे चल के हो जाए, तो वो सारी चीज़ों का काम करना है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। बट हमारा मेन मोटिव है जनरल असेंबली के बारे में जानना। तो देखो, अब ये जो जनरल असेंबली है, ये हर साल होती है जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। तो जनरल असेंबली के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। आपको बस इतना जानना है कि देखो अब हुआ क्या आगे। देखो, तो जो जनरल असेंबली है, उसके अंदर एक डिक्लेरेशन बनाया गया, आप कह सकते हो एक लॉ या फिर एक एक्ट बनाया गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे था, जो कि हर पूरी दुनिया को मानना था, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन था, ये था क्या, ये आपको बता देता हूँ। तो ये जो डिक्लेरेशन था, वो था ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहली बात तो हुआ क्या, तो देखो 1948 में हुआ क्या, देखो कि 1948 में जनरल असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया कि हम लोग जो है एक काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स के बारे में एक लॉ बना देते हैं, एक्ट बना देते हैं कि हर एक देश जो रहेगा इससे फॉलो करेगा। जैसे उसके अंदर काफ़ी सारे एक्ट है कि आप किसी को भी स्लेव बना नहीं सकते। जैसे काफ़ी सारे देश होते हैं ना, जो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के उनको गुलामी करवाते हैं, जैसे पहले होता था अंग्रेज लोग हम लोग से गुलामी करवा देते, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो। हर एक के पास फ्रीडम होगा, लाइफ का, प्रॉपर्टी का होगा, कोई भी जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में था, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स के बारे में, लॉ बनाने के बारे में वहाँ पर प्रस्तावना ड्राफ्ट दिया गया कि हम ये ड्राफ्ट बना कर लाए हैं, हमारी कमेटी ने ये ड्राफ्ट बनाया और आप इसके ऊपर सहमति दे दो, ठीक है। तो जनरल असेंबली ने किया गया कि वो जो डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब लोगों ने अपना अपना ड्राफ्ट के अंदर डिक्लेरेशन दिया था, भैया हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि उसके अंदर पूरे देश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे, तो आप कह सकते हो इसलिए उसका नाम दे दिया गया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उनके पास कौन से राइट्स थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें 1948 में UDHR आ गया, ठीक है। अब 1948 में UDHR आ गया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे था, बट उसकी एक प्रॉब्लम थी। देखो, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं था। मतलब क्या कि अगर मान लो आप इसके अंदर जो भी एक्ट्स है, आर्टिकल्स है, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती। आप कोई आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। जैसे मान लो आपको कोई स्लेव बना कर रखता है और आप चाहते हो कि मैं केस करूँ इसके ऊपर, मेरा ये ह्यूमन राइट्स बनता है, तो आप करते भी हो, आप चाहो भी तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब उसकी वो ज़रूर, मतलब वो ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे करना ही पड़ेगा, वो ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो UDHR था, ये लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं रखता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे देश इसे मानते भी थे, काफ़ी सारे देश नहीं भी मानते थे, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर भी ये इसी प्रकार से चल रहा था कि इंडिया के अंदर भी ये कुछ खास नहीं चल पा रहा था। इसीलिए इंडिया के अंदर 1993 में, मतलब कह सकते हो ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही एक एक्ट बनाया गया, मतलब ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बनाया गया था, जिसके हिसाब से एक कमीशन भी बनाई गई, जो कि ह्यूमन राइट्स का ही ध्यान रखेगी कि कहीं पे भी अगर किसी का भी ह्यूमन राइट्स छीना जाता है, तो उस आदमी को आप सजा दोगे, ठीक है। आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो उस कमीशन का नाम था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1993 में, जब उसका एक्ट आया था, ठीक है। ह्यूमन राइट एक्ट जब आया था 1993 में इंडिया के अंदर एट अ नेशनल लेवल पर, तो उसी टाइम पर ये कमीशन को भी बना दिया गया था, ठीक है, जो कि पूरे इंडिया में देखता है कि अगर किसी का भी ह्यूमन राइट्स छीना जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी दलित को गाली दे देते हो, तो अगर वो दलित अगर मान लो उन कमीशन के पास चला जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चला जाता है कि ये देखो हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके ऊपर काफ़ी बड़ा केस हो सकता है। वैसे ही वुमेन कमीशन, जो वुमेन्स होते हैं उनके राइट्स के भी कमीशन होते हैं, तो वो वाले लोग भी ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स
किस तरीके से बना है। तो इंडिया के अंदर देखोगे तो ये जो ह्यूमन राइट्स है वो कैसा है, आपको हल्का फुल्का समझ आ गया होगा कि यूडीएचआर बना, उसके बाद जो है इंडिया के अंदर ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, जो कि ये ध्यान रखता है कि इंडिया के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स है उसे फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट है वो 1993 में आया था। ओके, आपको ये हल्का फुल्का समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 ग्रुप्स में आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो समझने के लिए राइट्स को, जितने भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं। सबसे पहला होता है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा। उसके बाद होता है पॉलिटिकल राइट एंड थर्ड नंबर पे होता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर हम एक राइट बना देते हैं। तो ये 3 मतलब कह सकते हो ग्रुप में आप क्लासेस समझ सकते हो ह्यूमन राइट्स को कैसे, तो आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है हमारा सिविल राइट। ठीक है, सिविल राइट का मतलब क्या होता है, तो देखो सिविल का मतलब होता है नागरिक होना। ठीक है, तो अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो तो आपके पास उस देश के नागरिक होने का राइट मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास राइट हो जाता है, इसके अंदर पॉलिटिकल राइट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं अगर आप देखोगे सिविल राइट्स के अंदर, क्योंकि अगर आप मान लो इंडिया के नागरिक हो तो आपके पास ये राइट है कि आप किसी को भी वोट कर सकते हो, आपके पास ये राइट है कि आप घूम फिर सकते हो, आपके पास ये राइट है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास ये राइट है कि आप मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं वही सारी चीज़ें आती है। ठीक है, कि आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी, आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी, आपके पास खुद का एम्प्लॉयमेंट चूज़ करने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिविल राइट्स के अंदर ये सारे राइट्स आते हैं जो कि एक नागरिक को मिलते हैं एक देश के। ठीक है, अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आपके पास ये राइट है कि आप अपना रिलीजन भी फॉलो कर सकते हो, आपके पास ये भी राइट है कि आप अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स को सिविल राइट्स बोला जाता है। पॉलिटिकल राइट्स तो आपको मे भी समझ आता ही होगा कि आपके पास राइट है कि आप खुद इलेक्शन में जा सकते हो, आपके पास ये भी राइट है कि आप वोट दे सकते हो, और आपके पास ये भी राइट है कि आप जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनको आप चाहो तो थोड़ा बहुत बोल भी सकते हो उनके डिसीजन को कि उनके डिसीजन सही नहीं है, और ऐसे टाइम पर उन लोग आपका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो आप अपने नेता को बोलते हो कि हमारा नेता जो है गलत डिसीजन लेता है, एकदम बेकार है, तो उस टाइम पर वो जो नेता रहेगा वो आपको कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, आपके पास ये पॉलिटिकल राइट है कि आप अपने लोगों को, मतलब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें बोल सकते हो कि आपके डिसीजन गलत है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स होते हैं जो कि ये होते हैं जैसे आपके पास यह हक है कि आप खुद से अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये भी हक है कि आपको, मतलब इसके अंदर बेसिकली वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर सोशली आपको जीने में हेल्प करते हैं, वो सारे राइट्स आते हैं। ठीक है, कि आपको लोग इक्वली ट्रीट करेंगे, कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में अभी आपको बताऊंगा इधर पॉइंट्स पढ़ के। तो देखो पॉइंट्स पढ़ते, सबसे पहला सिविल राइट्स को पढ़ते जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था अपना मैं भी फाउंडेशन कोर्स 1 के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे। ठीक है, तो आपको हल्का कुछ याद होगा। तो देखो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको ही हम सिविल राइट्स भी बोल सकते हैं, जो कि ये वो राइट्स होते हैं जो कि नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपको ये सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन इंडिया द सिविल राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू ऑल द सिटीजन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया के अंदर जो सिविल राइट्स है ये वही फंडामेंटल राइट्स है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वही वाले फंडामेंटल राइट्स है जो कि गारंटी देते हैं कि अगर आप एक सिटीजन हो इंडिया के तो आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी राइट्स है वो मिलेंगे, और ये गारंटी कौन देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको ये गारंटी देता है कि आपके राइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दे आर द राइट्स टू फाइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द स्टेट और द सोसाइटी। मतलब क्या कि ये वो राइट्स हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर वो भी राइट इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि अगर मान लो आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, मान लो जैसे आप अपंग हो, ठीक है, आपके हाथ पैर नहीं है और आप कहीं पे काम ढूंढने जाते हो किसी कंपनी के अंदर और आपको ये बोल के भगा दिया जाता है कि तू तेरा हाथ नहीं है या फिर तू लंगड़ा है या फिर तू गूंगा है तो इसलिए तेरे को काम नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे टाइम पर उस अनफेयर ट्रीटमेंट के वजह से चाहे वो कोई भी आपको दे, कोई भी स्टेट दे, स्टेट का मतलब यहाँ पर पूरा कंट्री यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके देश के अंदर कहीं पे भी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई किसी भी सोसाइटी के अंदर किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में आप फाइट कर सकते हो, ये आपके पास हक है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपके साथ मान लो कोई भी जुल्म होते जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास हक ही नहीं दिया गया है कि आप कुछ कर सको। ठीक है, तो आपके पास ये भी राइट होता है, ये भी राइट
राइट आपके सिविल राइट के अंदर ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है दे आर द राइट दैट अपहोल्ड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज विद द पर्पस ऑफ नर्चरिंग ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो ये वो राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान को, जो भी इंसानियत होती है, मतलब जो भी एक इंसान को जो वैल्यूज़ होती है कि आपकी लोग इज्जत करें, मतलब जो भी एक इंसान को जीने के लिए चाहिए रहते हैं, वो सारे राइट्स जो है उसी के अंदर आते हैं, सिविल राइट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है सिविल राइट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, आपके पास इक्वालिटी का राइट है कि लोग आपके साथ भेदभाव ना करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का आपके पास अधिकार हो, एक्सप्रेशन का भी अधिकार हो कि आपको कोई बोले ना कि भाई तू कुछ नहीं बोलेगा, तू अपना मुंह बंद रख, सिर्फ मैं बोलूँगा। जैसे रहता है ना घर के अंदर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो पति बोलता है कि तू कुछ मत बोल, पत्नी को बोलता है तू अपना मुंह बंद रख, तेरे को कौन बोला बोलने के लिए। ठीक है, तो उसके पास भी हक है कि वो भी बोल सकती है, एक्सप्रेशन दे सकती है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो भी उसे कहना है या फिर दिखाना है, जो भी किसी सामने वाले को, कि मतलब मान लो कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप दिखा सकते हो कि नहीं मुझे तेरा जो भी बात है वो पसंद नहीं है, आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। ऐसे टाइम पर वो आपको नहीं बोलेगा कि तूने इस तरह का क्यों मुंह दिखा रहा है कि तेरे को मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपके पास ये भी राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, घूम फिर सकते हो। रेजिडेंट भी आप चाहो तो कहीं पे घूमते घूमते गए, आपको जगह पसंद आ गई, आप वहाँ पर रह भी सकते हो। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन, आप चाहो तो लोगों के साथ एक शांति, मतलब ऐसा कोई ग्रुप भी बना सकते हो जो कि शांति के लिए काम करता हो, कोई भी इलीगल काम ना करता हो, तो आप ये भी कर सकते हो। मतलब आपके पास एसोसिएशन करने का भी हक है, राइट है कि आप किसी के साथ भी मिलकर एक ग्रुप बना सकते हो अपना कोई भी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी, आप अपना कोई भी रिलीजन को आराम से मतलब कर सकते हो, रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब आप कोर्ट में भी जाकर अपना केस लड़ सकते हो, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। राइट टू प्राइवेसी, आपके पास प्राइवेसी का भी राइट है। मान लो जैसे आप रास्ते से फ़ोन अपना चलाते चलाते जा रहे थे, अचानक से पुलिस आई, बोली अपना फ़ोन दिखा मेरे को, तो आप उस टाइम पे मना कर सकते हो कि नहीं मैं अपना फ़ोन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर मतलब आपके पास प्राइवेसी का भी हक है। मान लो आपके घर वाले आपका फ़ोन छीन रहे कि मेरे को फ़ोन दिखा, तू किससे किससे बात करता है, तो ऐसे टाइम पर आप चाहते हो अपने घर वाले के ऊपर भी केस कर सकते हो कि देखो मेरे घर वाले मेरे प्राइवेसी का राइट छीन रहे हैं। ठीक है, मैं प्राइवेसी रखना चाहता हूँ लेकिन घर वाले मेरे ज़बरदस्ती फ़ोन देखना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर उनके ऊपर केस हो जाएगा कि आपका ये तो सिविल राइट छीना जा रहा है। ओके, तो आपके पास ये भी राइट है, प्राइवेसी का भी। राइट टू लाइफ भी है कि आपकी लाइफ को भी कोई छीन नहीं सकता, कोई मार देगा आपको तो ऐसे टाइम पर जो रहेगा उसको सजा होगी। ठीक है, तो आपके पास लाइफ का भी राइट है। उसके बाद राइट टू ओन प्रॉपर्टी भी है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, ऐसे और भी राइट्स है। ठीक है, एंड इसके अंदर ये भी एक आता है कि आप अपनी खुद की जान को नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास राइट टू लाइफ है लेकिन राइट टू डेथ नहीं है, आप खुद को मार नहीं सकते हो। ठीक है, आपके पास ये हक नहीं है, तो अगर आप खुद को मारते हो तो आपकी ये सिविल राइट को मतलब आपको खुद ही को सजा मिल जाएगी अगर बाई चांस बच गए तो। मान लो 2 माले से कूद रहे थे, खाली हाथ पे टूटा, मरे ही नहीं, तो उस टाइम पर आपको ही सजा दी जाएगी कि आपने खुद की जान लेने की कोशिश की, आपने राइट टू लाइफ यानी सिविल राइट्स को तोड़ा है, तो आपको अब सजा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मे भी आपको सिविल राइट्स समझ आ गए होंगे। सिविल राइट्स यहाँ पर इन चीज़ों को आपको देख के हल्का फुल्का समझ आ गया होगा कि ये वही फंडामेंटल अपने राइट्स है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट अब अपना जो राइट है वो है अपना पॉलिटिकल राइट। ओके, तो पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल राइट्स मतलब जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं उन्हीं को हम पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं। मे बी आपको कुछ चीज़ें पता होगी, जैसे वोट देने का हमारे पास अधिकार है, हमारे पास इलेक्शन में कैंडिडेट बनने का भी अधिकार है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे अधिकार है आपके पास। तो द पॉलिटिकल राइट आर गारंटीड ओनली टू सिटीजन टू द ऑफ द स्टेट, मतलब ये वो राइट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को मिलते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर पूरे देश का है, मतलब पूरे देश के जो भी सिटीजन्स हैं उनका यहाँ पर मतलब है। ठीक है, कि देश के अंदर जितने भी नागरिक है, जो देश के नागरिक है, ऐसा नहीं कि मान लो आप बाहर से पाकिस्तान से घूमने के लिए आए, आप बोलते हो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, तो नहीं कर सकते। जो भी इंडिया के जो सिटीजन्स होंगे, जो कि इंडिया के परमानेंट, जो इंडिया के ही लोग हैं, वही लोग के पास ये राइट होते हैं पॉलिटिकल राइट्स। यानी सिविल राइट्स के अंदर कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि बाहरी लोगों को भी मिलते हैं, जो कि इंडिया के अंदर एज अ नागरिक बस कुछ दिनों के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए आए, तो उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, जैसे घूमने फिरने की आज़ादी होती है कुछ जगहों पर, या फिर थोड़ी बहुत बोलने की आज़ादी रहती है, इक्वालिटी की आज़ादी रहती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिविल राइट्स में वहाँ पर कुछ अधिकार मिल जाते हैं बाहर के लोगों को भी, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लोगों को ही मिलते हैं, यानी जो भी देश के लोग हैं उन्हीं को मिलते हैं। तो दे एनेबल द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट। यानी क्या कि ये जो राइट्स होते हैं ये आपको एनेबल करते हैं, यानी आपको मदद करते हैं कि आप जो है वो स्टेट जो है यानी देश को चलाने के लिए, उसको वर्क करने के लिए आप इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो खुद जाकर प्रधानमंत्री बन जाओ और देश को चलाओ, या फिर आप वोट देकर
टैक्स भरकर, ये सारी चीज़ें कर कर आप दूसरे कैंडिडेट को चुनकर आपके बदले में वो काम करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप जो है देश को चलाओ। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि ये आपको राइट्स आपको मदद करता है आपके देश को चलाने में। तो दिस राइट एनेबल सिटीजन टू लिव इन अ सोसाइटी विद लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो है काफ़ी अच्छा राइट है, क्योंकि इसकी वजह से ही देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है जब हम वोट देते हैं, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है। तो द पॉलिटिकल राइट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज सिविल राइट एज दे इंश्योर फ्रीडम टू लिव इन द सोसाइटी, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो ये जो पॉलिटिकल राइट है ये सिविल राइट्स के अंडर में ही आता है, कह सकते हो उसका एक पार्ट ही है सिविल राइट का, ओके। तो यहाँ पर देखो अब आगे क्या लिखा है, सम ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड, जैसे यहाँ पर बताया कौन से पॉलिटिकल राइट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे राइट टू नेशनलिटी। आपके पास ये भी अधिकार है कि मतलब आपको कोई मान लो राह चलता आदमी नहीं बोल सकता है तू इंडिया का नहीं है निकल जाए यहाँ से, जैसे रहता है ना गाँव स्कूल में होता है कि कोई मान लो मुस्लिम रहेगा तो स्कूल के बच्चे रहते हैं जो तू पाकिस्तानी है जा पाकिस्तान में जा, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ कोई नहीं कर सकता है, आपकी नेशनलिटी को कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉलिटिकल राइट में आता है नेशनलिटी, ओके। उसके बाद राइट टू क्रिटिकाइज द गवर्नमेंट, ये भी आपके पास राइट है कि आप अपने गवर्नमेंट को क्रिटिकाइज कर सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से नहीं कि आप गाली गलौज कर रहे हो कि हमारा नेता एकदम बेकार है, आप गाली दे रहे हो उसको, इस तरीके का क्रिटिकाइज नहीं। मान लो उसने कोई डिसीजन लिया आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि नहीं उसका बेकार डिसीजन है, इससे अच्छा तो वो दूसरा डिसीजन ले लेता, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। इसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हक है बोलना। उसके बाद राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक है। मतलब आप चाहो तो आप पब्लिक ऑफिसेस में भी जाकर काम कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब सरकारी नौकरी ले सकते हो और खुद वर्किंग कर सकते हो गवर्नमेंट के अंडर में। या फिर आपके पास ये भी राइट है राइट टू वोट, जो कि काफ़ी फेमस है पॉलिटिकल राइट्स के अंदर। उसके बाद होता है राइट टू रिप्रेजेंट और स्टैंड इन इलेक्शन, यानी कि आप खुद जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने देश को, या फिर इलेक्शन के अंदर जाकर खड़े हो सकते हो और इलेक्शन लड़कर जीत सकते हो, ठीक है। मतलब आपके पास ये भी अधिकार है। तो ये सारे जो राइट्स है ये पॉलिटिकल राइट्स के अंडर में आते हैं। उसके बाद देखोगे तो कुछ ऐसे भी और पॉलिटिकल राइट्स है, मतलब कुछ स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स है जो कि कुछ ही लोगों को मिलता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एससी वाले जो होते हैं या फिर एसटी वाले जो होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको काफ़ी सारे चीज़ों में रिजर्वेशन मिलता है, नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलता है। ऐसे अगर आप देखोगे तो उनको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारे रिजर्वेशन मिलते हैं, जैसे जो वुमेंस होते हैं या फिर जो SC ST वाले होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो लोकसभा में भी उनके लिए रिजर्व सीट्स रखी जाती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, मतलब जो अपना जो स्टेट लेवल पे जो मतलब कह सकते हो जो MLA होते हैं वो भी आप बन सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो छोटी कास्ट वाले हो तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाती है स्टेट लेवल पे। और अगर आप नेशनल लेवल पे बात करोगे तो लोकसभा के अंदर कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती है SC ST वालों के लिए, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के अंडर में SC ST वालों को जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कुछ सीटें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी सीटें ही उनके लिए रहती है, कुछ सीटें रिजर्व करके रखी जाती है। जैसे कि आप देखते होगे आपके कॉलेजेस में SC ST वालों के लिए 30% 40% ऐसे रिजर्व सीट रहती है कि इतना तो SC ST वालों को ही मिलेगा, जो बचेगा फिर जनरल या फिर बाकी लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ें हैं, ओके। तो ये कुछ स्पेशल मतलब कह सकते हो बेनिफिट्स जो रहते हैं पॉलिटिकल स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो कि SC ST वालों को मिलते हैं, उन कम्युनिटीज़ को मिलते हैं, ओके। सुनाओ अब इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स क्या होते हैं। तो देखो इकोनॉमिक राइट्स मतलब ये वो राइट्स होते हैं जो कि पैसे से रिलेटेड राइट्स होते हैं। जैसा मान लो आप काम करना चाहते हो तो आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप कोई भी अपने मनपसंद का काम कर सको, मतलब राइट टू ऑक्यूपेशन का हो कि आप अपने हिसाब से कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि मुझे डांसर बनना है, डांस कर करके मैं ही पैसा कमाऊँगी, या फिर मेरे को टीचर बनना है, या फिर मेरे को जो भी बनना है, मान लो आपको बड़ी कंपनी में आपका मैनेजर बनना है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन चूज़ करने का राइट है वो अगर आपके पास रहता है तो आप अच्छी तरीके से अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी कर सकते हो, ठीक है। और सोशल राइट्स का मतलब होता है जो भी समाज में जीने के लिए राइट्स चाहिए रहते हैं, जैसे रहता है आप उसके अंदर आप ये भी गिन सकते हो सोशल राइट्स के अंदर, जैसे कि आपको लोग मतलब रहता है ना राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर आ सकता है कि आपको लोग इक्वली मतलब ट्रीट करें, लोग आपकी डिग्निटी की इज्जत करें, मतलब थोड़ा इज्जत करें आपको, ये नहीं कि लोग बेइज्जती करते रहे, नहीं तो जो लोग रहते हैं डिप्रेशन में ऐसे ही मर जाते हैं कि मतलब हमारी लोग इज्जत नहीं करते। तो सोशल राइट्स के अंदर ये वो राइट्स होते हैं जो कि एक समाज के अंदर जीने के लिए राइट्स चाहिए रहते हैं कि समाज आपको एक्सेप्ट करे, वो सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं सोशल राइट्स के अंदर। अच्छे से पढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले लिखा है द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मेक एन इंडिविजुअल सेल्फ
सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट इन हिज हर बेसिक नीड्स। मतलब क्या कि देखो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स ये वो राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान को सेल्फ सफिशिएंट या फिर सेल्फ रिलायंट बनाते हैं, यानी खुद की वो ज़रूरतें खुद पूरी कर पाता है अगर उसके पास ये राइट्स होते हैं। जैसे मान लो ये लड़की है, ठीक है, इसको इसके घर वाले बोलते हैं कि नहीं तू काम नहीं कर सकती है, तू कुछ नहीं कर सकती है, और मान लो इसके घर वाले इसको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, मतलब ढंग से इसको खाना पीना भी नहीं देते, बर्तन मजवाते, काम करवाते, लेकिन ढंग से इसके सिर्फ भाई को ही खाना पीना अच्छे से मिलता है, इसको कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो अगर इसके पास ये इकोनॉमिक राइट होता है, सोशल राइट होता है कि ये जाकर समाज में अच्छे तरीके से काम कर सकती है, अपना खुद का ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकती है, अगर इसके पास ये राइट होता है तो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी, वो खुद का पैसा खुद कमाकर फिर अपना जो भी ज़रूरतें रहेगी, जो भी बेसिक नीड रहेगी, फूड क्लोथ शेल्टर, वो पूरी कर पाएगी और सेल्फ रिलायंट बन जाएगी। ठीक है, मतलब अपने ऊपर ही निर्भर हो जाएगी, किसी और पर निर्भर होने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स होते हैं जो कि आपको सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट बनाते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है कि दिस राइट एनेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू अटेन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। ठीक है, यही जो राइट्स है इनकी मदद से ही आप इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को पा पाते हो। जैसे अगर मान लो आपको इकोनॉमिक राइट मिल जाता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत मशक्कत करके आप एक कंडीशन में आ जाओगे, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा एंड आप इकोनॉमिकली बाकी लोगों से इक्वल या फिर उनसे ज़्यादा भी या फिर थोड़ा बहुत लगभग पास आ जाओगे। ठीक है, एंड सोशल राइट अगर आपको मिल जाता है कि समाज में लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, मतलब सोशल राइट का मतलब यही है कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं समाज के अंदर। जैसे आप मान लो आप बहुत ज़्यादा, जैसे रहता है मान लो कोई ये लड़की है, ठीक है, इसका किसी ने रेप कर दिया, अब समाज के अंदर कोई भी इसको देख रहा है, सब बोल रहे हैं देखो ये लड़की है, इसी का रेप हुआ था, कोई भी इससे बातचीत नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। ठीक है, कोई सब्जी लेने जाती है तो लोग उसको सब्जी नहीं देते, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, वैसे तो इसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी लोग इसको ढंग से अच्छे तरीके से इसके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब अगर मान लो वहीं पर सोशल राइट इसको मिल जाता है, समाज के अंदर सब लोग इसको अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, सब इसकी इज्जत कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखो तो सोशली सबसे इक्वल हो जाएगी, सब लोग इसको बराबर ही समझेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको ये इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मिल जाता है तो आप इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल हो जाते हैं बाकी सबसे, तो यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सम ऑफ दिस राइट इंक्लूड, यहाँ पर बताया गया है कौन से राइट इसके अंदर आते हैं। राइट टू वर्क, आपके पास वर्क करने का राइट हो, जैसे लड़की को मान लो हमने राइट दे दिया कि आप अपने हिसाब से काम को कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप चाहो तो आप काम कर सकते हो, नहीं करना चाहो भी तो मत करो। ठीक है, तो आइए आपके ऊपर है। तो राइट टू वर्क ये इसके अंदर आता है। राइट टू जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आप अपने काम को कर सकते हो, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ भी सकते हो। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि आपके पास ये भी राइट हो कि आप अगर मान लो जैसे रहता है दो लोग हैं, मान लो एक लड़का एक लड़की है, लड़की कोई काम कर रही है, लड़का कोई काम कर रहा है, तो लड़के को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और लड़की को कम दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो मजदूरी की जाती है ना, लेबर वेबर देखा होगा आप, कोई बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आदमी रहता है, मान लो वो जो पत्थर लेके आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई आदमी वो पत्थर उठा के लेके आ रहा है, औरत भी वही काम कर रही है, वो भी ऐसे टोकरी के अंदर पत्थर उठा के लेके जा रही है, मजदूरी कर रही है, लेकिन वहीं पर आदमी को मान लो ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और औरत को कम दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास ये राइट है कि आपको इक्वल पे दिया जाए अगर आप इक्वल वर्क करते हो तो। ठीक है, ये नहीं कि आप कम करते हो तब आपको इक्वल पे दिया जाए, बट अगर आप भी उतना ही काम कर रहे हो तब आपको कम दिया जा रहा है, तो ये आपका राइट तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आगे बोला गया है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, कि आपको समाज में सिक्योरिटी मिले। ऐसा नहीं कि मान लो हर कोई आप रास्ते में चल रहे हो पत्थर मार रहा है, या फिर आपको आपके आस पड़ोस वाले ही आपके दुश्मन बन गए, कोई भी आपको अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी हो, ये आपका राइट है। राइट टू हेल्थ है आपके पास, ये भी एक राइट है आपका कि आपके पास हेल्थ का भी राइट है। मान लो आप बीमार पड़ जाते हो तो हॉस्पिटल में जाओ, तो ये नहीं कि हॉस्पिटल वाला आपको भगा दे लात मार के। ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट किया जाए और आपको ठीक भी किया जाए, तो ये भी आपका राइट है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, कि आपको स्कूल में भी भेजा जाए, ऐसा नहीं कि स्कूल का टीचर ही आपको भगा दे कि ये तू छोटी जात वाला है, तेरे को हम लोग नहीं लेंगे, तो ये आपका एक कह सकते हो सोशल राइट के अंदर आता है, राइट टू एजुकेशन। ओके, तो ऐसे ही और भी राइट्स होते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि नॉर्मली पर्सन बिलोंगिंग टू एससी कम्युनिटी आर कॉल्ड एज दलित। ठीक है, और ये दलित का एग्जांपल इसलिए दिया गया है ताकि आप अच्छी तरीके से सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स को समझ सको। क्योंकि देखो जो दलित होते हैं ये ज़्यादातर मतलब गरीबी लोग होते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि कोई दलित है। बहुत सारे ऐसे दलित आप देख लिए कि बहुत सारे दलित ही अंबानी है। ठीक है, ऐसा आपको बहुत कम चांसेस दिखेगा कि एक दो दलित अंबानी है, ठीक है, मतलब अमीर है। लेकिन ज़्यादातर जो दलित होते हैं, जो छोटी कास्ट वाले होते हैं, खास करके गांव एरिया में देखोगे तो वो गरीब ही रहते हैं। ओके, तो इसलिए इसका एग्जांपल दिया गया है कि दलित जो होते हैं, जो एससी कम्युनिटी वाले होते हैं, जिनको हम दलित भी बोलते हैं। द वर्ड दलित कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट दल,
एंड मीन्स ब्रोकन, ग्राउंड डाउन, डाउन ट्रोपेड और ऑपरेसेड। मतलब क्या कि देखो आप दलित वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है, मतलब संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है, मतलब संस्कृत से आया है जिसको बोला जाता है दल। दल का मतलब होता है टूटा हुआ या फिर ज़मीन के अंदर एकदम नीचे। मतलब कह सकते हो कि दलित जो कम्युनिटी है वो सबसे निचले दर्जे की कम्युनिटी है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि दोस्त प्रीवियसली नोन एज अनटचेबल, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड हरिजन आर टुडे इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग द टर्म दलित एज अ नेम ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है कि जो पहले के टाइम पर आप देखोगे कि ये जो दलित लोग थे उनको अनटचेबल बोला जाता था कि इनको छूने का नहीं, ये गंदे लोग होते हैं, ठीक है। ये डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास का मतलब होता है लोएस्ट क्लास की, सबसे निचले दर्जे की ये लोग हैं, ठीक है। और हरिजन इन लोग को नहीं छूने का, सबसे छोटी कास्ट के लोग होते हैं इन लोग। तो ऐसे टाइम पर देखो उस टाइम पर इस तरह से बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पर ही आप देखोगे तो आज के टाइम पे जो दलित लोग हैं उनकी मतलब कह सकते हो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे दलित बोल देते हैं, भाई मैं दलित हूँ, अगर तूने मुझे मारा तो तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि दलित लोग के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब रूल्स बनाए गए हैं कि अगर कोई दलित मान लो छोटी कास्ट वाला है, एससी वाला है, और उसको कोई परेशान करता है, मान लो कोई एससी वाले को आप गाली दे देते हो, तो वो चाहे तो आपको केस कर सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा फाइन भरना पड़ सकता है, लाख रुपये तक फाइन भरना पड़ सकता है, एंड साथ में 3 महीने की या फिर कुछ लगभग जेल भी हो जाती है, सिर्फ एक गाली देने की वजह से, अगर आपके ऊपर वो केस कर दे एक दलित, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो आज के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो दलित नाम है वो इस्तेमाल किया जाता है, एंड यहाँ पर बताया गया है कि दलित रिफर टू वंस कास्ट रैदर देन अ क्लास, ठीक है। तो दलित जो है एक कास्ट की तरह ही कहा जाता है, एक क्लास की तरह नहीं कहा जाता है, ठीक है, अभी के टाइम पर देखोगे तो इसके अंदर देखो आगे क्या बोला गया है कि इट अप्लाइज द मेंबर ऑफ दोज मैनुअल कास्ट विच हैव बोन द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब क्या कि इसके अंदर वो लोग आते हैं, इस मैनुअल कास्ट के अंदर वो लोग आते हैं जो कि अनटचेबिलिटी के अंदर, मतलब उन्हें अनटचेबिलिटी कहा जाता है कि मतलब उन्हें लोग नहीं छूते, अनटचेबल्स कहा जाता है, ठीक है। कि मतलब मान लो कोई छोटी कास्ट वाला है, एससी वाला है, तो लोग उन्हें नहीं छूते, मतलब बड़ी कास्ट वाले कि भाई ये गंदे, ये तो दलित है, इसको छुएंगे तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर रीज़न भी बताया गया है कि ये जो दलित होते हैं आखिर इन्हें क्यों अनटचेबल्स कहा जाता था या फिर कहा जाता है, ठीक है। तो रीज़न यही है कि देखो इनका जो काम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्योरिटी वाला होता है। जैसे दलित चप्पल सिलते हैं तो देखोगे तो चप्पल सीना मतलब चप्पल गंदा ही रहती है और उसको वो वाला काम करना रहता है, तो वो एक टाइप से गंदा ही काम है, मतलब छोटा मोटा काम है, एकदम निचले दर्जे का काम है, तो इसलिए ही उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है। ऊपर से और भी ऐसे छोटे मोटे काम रहते थे, गटर साफ़ करना या फिर और भी ऐसे पहले के टाइम पे करवाते थे लोग, या फिर स्लेवरी करना, ये सारी चीज़ें दलित लोग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें इम्प्योर कहने लगे लोग, ठीक है। तो इसलिए उन्हें अनटचेबल्स कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स क्या होते हैं, आपको मे भी हल्का फुल्का समझ आ गया होगा। वापस से थोड़ा सा ये इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स आपको समझा देता हूँ। इकोनॉमिक राइट्स मतलब वो राइट्स होते हैं जो कि आपको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होने में मदद करते हैं। जैसे आपके पास राइट टू वर्क होता है, राइट टू ऑक्यूपेशन वर्क चूज़ करने का हक होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद राइट टू इक्वल पे का आपके पास हक होता है कि आप जितना काम कर रहे हो सामने वाला भी अगर उतना ही काम कर रहा है तो आपका हक है कि आपको भी उतना ही पैसा मिले, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोशल राइट्स की बात करते हो तो उसके अंदर राइट टू एजुकेशन हो गया, ये राइट्स होते हैं जो कि आपको समाज में अपलिफ्ट होने में मदद करते हैं। अगर मान लो समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है, लोग आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं और लोग आपको ढंग से जीने भी नहीं देते, तो अगर आप समाज में अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, अगर आपको ये राइट्स मिल जाते हैं सोशल राइट्स, तो आप अच्छी तरीके से जी सकते हो, तो उन्हें हम सोशल राइट्स बोलते हैं। सो मे बी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आपको कोई भी डाउट होता है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे पूछ सकते हो। एंड देखो अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। स्कूल के ग्रुप में अपना जो कॉलेज का ग्रुप रहेगा वहाँ पर भी शेयर कर देना ताकि उन लोग भी देख सके। एंड आपके जो जूनियर्स होंगे जो आपके फर्स्ट ईयर को होंगे उनको हमारे जो पुराने एफवाई के जो वीडियोस है वो रिकमेंड करो ताकि वो लोग उस वीडियो को देख सके, ठीक है। तो पक्का वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त लोग के साथ में। एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो, यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट देख लो, एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को, अगर आ गया होगा तो जाकर देख सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।